हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य IAS PCS में। और दोस्तों, आज हम पॉलिटी में थोड़ा सा राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमने आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मनाया है और जो 75वीं हम स्वतंत्रता संग्राम मतलब जो स्वतंत्रता दिवस की सालगिरह मना रहे हैं 75वीं। तो इसमें हमने देखा कि तिरंगे को ज़्यादा महत्व दिया गया और हर घर तिरंगा कार्यक्रम सरकार के द्वारा आयोजित किया गया। और कुल मिलाकर जो है, जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं, चाहे वो तिरंगा हो या अशोक का चक्र हो, ठीक है नहीं, इन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया गया। यानी कि जो राष्ट्रवाद की आपके पास एक प्रतीक होते हैं, राष्ट्रवाद का जो एक अगुवा होते हैं, जिन्हें प्रतीकों के माध्यम से जो है राष्ट्रीय भावना को जागृत किया जाता है, लोगों के अंदर संचार किया जाता है। तो आज हम उन प्रतीकों के बारे में ही थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, जो आज हमने हर घर पर तिरंगा जो है आज 15 अगस्त में लगा हुआ था, ठीक है नहीं। तो हम देखेंगे कि तिरंगे के बारे में क्या क्या हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारे एग्ज़ाम में हमारी हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि तिरंगा की जो अभिकल्पना, यानी तिरंगे की जो कल्पना की, वो कौन थे आपके पास। ये क्वेश्चन बनकर आ सकता है, क्योंकि इस बार सरकार का प्रोग्राम हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा निकाली गई। तो तिरंगे पे क्वेश्चन बन सकता है किसी भी एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में तिरंगे पे क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले इसके अभी कल्पनाकर्ता या जिसने कल्पना की वो कौन थे, तो उनका नाम था पिंगली वेंकैया, ठीक है नहीं। पिंगली वेंकैया द्वारा तिरंगे की जो कल्पना की गई कि इस टाइप से भारत का ये राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए, ठीक है। अब राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई कितनी है, तो लंबाई और चौड़ाई की बात मैं करूं राष्ट्रीय ध्वज की, तो इसका जो रेशो है वो 3:2 है। लंबाई और चौड़ाई के रेशो पे भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है नहीं। कब अपनाया गया इसे, ये भी एक क्वेश्चन है। ये मतलब हर लाइन अपने आप में क्वेश्चन है। 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को अपनाया गया, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 22 जुलाई 1947 को। पट्टी के कलर की अगर हम बात करें, तो सबसे ऊपर जो केसरिया रंग होता है, और केसरिया रंग किस चीज़ का प्रतीक है, साहस और बलिदान का प्रतीक है। और बीच में आपके पास सफ़ेद कलर होता है, जो शांति और सच्चाई का प्रतीक है। और सबसे नीचे जो आपके पास ग्रीन कलर होता है, हरा होता है, जो उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक है। यानी उर्वरता और समृद्धि यानी कृषि से संबंधित चीज़ें, ठीक है नहीं। तो ये 3 कलर जो है तिरंगे में मिलते हैं, केसरिया रंग, साहस और बलिदान का प्रतीक। ये क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि तिरंगे में केसरिया रंग किन दो आपके पास प्रतीक को बताता है, ठीक है नहीं, या किससे संबंधित है। इस टाइप से क्वेश्चन बनकर आ सकता है, क्योंकि इस बार मोस्ट जो है चांसेस हैं क्वेश्चन आने के, क्योंकि तिरंगे पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया सरकार के द्वारा। और सफ़ेद सच्चाई और शांति का प्रतीक, और हरा रंग जो है वो उर्वरता, मतलब उर्वरता और समृद्धि यानी कृषि से संबंधित चीज़ें हैं ये, ठीक है नहीं, तो उसका प्रतीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो चक्र आता है तिरंगे में, बीच में जो चक्र होता है उसका कलर कैसा होता है, नीला होता है। यह आपने सबने देखा होगा। 24 तिल्लियाँ होती हैं आपके पास चक्र में, ये भी आपने देखा होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये चक्र प्रतीक किस चीज़ का है, तो ये प्रगति और न्याय का प्रतीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है, प्रगति और न्याय का। कहाँ से लिया गया है चक्र, अशोक स्तंभ से लिया गया है, सारनाथ में जो अशोक स्तंभ था वहाँ से इस चक्र को लिया गया है, ठीक है नहीं। तो ये तिरंगे के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें हो गई। उसके बाद जो हमारा राज्य चिन्ह है, अशोक का जो आपके पास स्तंभ है, ठीक है नहीं, जो सारनाथ से लिया गया है, जहाँ से हमने ये जो तिल्ली वाला तिरंगे में जो भाग है वो लिया गया है। तो अब थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ेंगे कि अशोक स्तंभ पर आपके पास क्या लिखा रहता है, सत्यमेव जयते लिखा रहता है। नीचे आप देखते होगे, ठीक है नहीं, जो कोइंस होते हैं उन पर भी जो स्तंभ अशोक का स्तंभ होता है उस पर भी सत्यमेव जयते लिखा रहता है। तो ये सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है नहीं। मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। उसके बाद ये जो अशोक का
सिंह का वाला जो स्तंभ है ये कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कितने सिंह हैं इसमें? सिंहों की संख्या 4 है। 3 सिंह हमें दिखाई देते हैं, एक जो है उधर पीछे को पीठ की साइड जो है, तीनों सिंहों के जो पीठ की साइड उधर को मुंह कर बैठा हुआ है चौथा सिंह। 4 सिंह है। और आपके पास और कौन कौन से पशु हैं आपके पास इसमें अशोक के स्तंभ में? तो दाएं बैल, दाएं भाग में बैल है आपके पास नीचे, और मध्य में अशोक का चक्र है, और उसके बाएं भाग में घोड़ा है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि निम्न में से कौन सा पशु अशोक स्तंभ में नहीं है। तो आपको याद रखना, बैल भी है दाएं साइड में, बाएं साइड में घोड़ा है, ठीक है नहीं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा राष्ट्रगान के बारे में जान लेते हैं, जो हमारा एक आपके पास राष्ट्रीय मतलब नेशनल एंथम बोलते हैं इसे इंग्लिश में, राष्ट्रगान, ठीक है नहीं। जैसे दो वो है हमारे पास, एक राष्ट्रगान है, एक राष्ट्रीय गीत है। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आता है, ठीक है नहीं। राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय है, ये आपका राष्ट्रगान है। ये कहाँ से लिया गया है? ये गीतांजलि जो बुक है रविन्द्रनाथ टैगोर की, उससे लिया गया है। और आपको एक बात विशेष याद रखनी है, इस गीतांजलि जो बुक है इसी के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार भी मिला, इन्हें नोबेल पुरस्कार भी इसी के लिए मिला। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है नहीं, गीतांजलि के लिए। और इसी में आपके पास जनगण मन का ये जिक्र है, ठीक है, ये गीत है, ये हमारा राष्ट्रीय गान है। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। और पहली बार कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911 को पहली बार गाया गया, ये आपको याद रखना है। कहाँ? कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता का जो 1911 का अधिवेशन था 27 दिसंबर को, उसमें पहली बार गाया गया। कितने सेकंड में गाया जाता है? 52 सेकंड में राष्ट्रीय गान को गाया जाता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद राष्ट्रीय गीत की बात करें, राष्ट्रीय गीत कौन सा हमारा? वंदे मातरम। लोगों को यही कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, राष्ट्रीय गान मतलब आपके पास राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में कंफ्यूज हो जाते हैं। पूछो राष्ट्रीय गीत कौन सा है तो एकदम राष्ट्रीय गान को बता देते हैं, ठीक है नहीं। ये वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से, ये आपको याद रखना है। और आनंद मठ की आपके पास रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक, ये आनंद मठ के आपके पास रचयिता हैं। तो वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है और बंकिम चंद्र चटर्जी इसके रचयिता हैं, ठीक है नहीं। उसके बाद कब अपनाया गया है राष्ट्रीय गीत को? 24 जनवरी 1950 को, और इसी दिन राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। और पहला गायन राष्ट्रीय गान का 1911 में हुआ था कलकत्ता अधिवेशन में, और इसका 1896 में हुआ पहली बार गायन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद राष्ट्रीय जो पंचांग की बात करें हम, जो महीनों का आपके पास सिस्टम होता है, जो हमारे यहाँ शक संवत पर आधारित है। कौन सी संवत पे? शक पर। ये याद रखना है कि भारत में राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर। और आपके पास कब अपनाया गया राष्ट्रीय पंचांग हमारे यहाँ? 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। और इसका पहला माह कौन सा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछ लिया जाता है। पहला माह चैत है और अंतिम माह फागुन है, जिसे फरवरी, चैत को मार्च बोलते हैं, मार्च, और ये फरवरी, ठीक है नहीं, ये आप याद रख लोगे। तो राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को। कौन सी आपके पास संवत पर है? शक संवत पर आधारित है। पहला माह कौन सा है, अंतिम माह कौन सा है, याद रख लेना। उसके बाद अन्य राष्ट्रीय प्रतीकों की हम बात करें तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय पुष्प कमल। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है भारत का? ठीक है नहीं, हाथी। ये याद रखने वाली बात है, जब क्वेश्चन आ जाता है तो एकदम राष्ट्रीय विरासत पशु में टाइगर को लगाकर भाग जाते हैं। हाथी है राष्ट्रीय विरासत पशु, ठीक है नहीं। और राष्ट्रीय पशु आपका बाघ है। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डोल्फिन, गंगा नदी डोल्फिन, ये राष्ट्रीय जलीय जीव है। राष्ट्रीय फल हमारा आम है और राष्ट्रीय मुद्रा हमारी रुपया है और राष्ट्रीय वृक्ष हमारा बरगद है। तो ये राष्ट्रीय प्रतीक है, याद रख लेना, क्वेश्चन में पूछ ले जाते हैं कि राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद है, ना कि पीपल। लोग पीपल को लगाकर आएंगे। ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो हर व्यक्ति को याद होने चाहिए, लेकिन वहाँ पर जल्दबाजी में हम गलत कर जाते हैं। और आप जानते हो सफलता में एक एक नंबर महत्वपूर्ण होता है, पॉइंट भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। एक तो कन्फ्यूजन वाली स्थिति यहाँ रहेगी, राष्ट्रीय विरासत पशु और एक राष्ट्रीय वृक्ष पे, ठीक है नहीं, और एक राष्ट्रीय पक्षी पे, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक। और ये राष्ट्रीय जीव जो गंगा नदी डॉल्फिन है। कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा हमारा?
कि सिंधु नदी डॉल्फिन या चंबल नदी डॉल्फिन, नहीं, गंगा नदी डॉल्फिन। ये गंगा नदी, ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है, नहीं, गंगा नदी डॉल्फिन, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने आपको जो है बहुत ही कम समय में राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में आपको नॉलेज दी, और ये क्वेश्चन में आपके पास बन जाते हैं, छोटे आपके पास हर व्यक्ति ने नज़रअंदाज कर देता है, लेकिन बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं। और इस बार हर घर तिरंगा मतलब आपके पास हर घर तिरंगा कार्यक्रम और तिरंगा यात्रा निकली है, तो इसलिए तिरंगे वाले जो क्वेश्चन हैं वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, आपको सभी क्वेश्चनों को अच्छे से कर लेना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में आपके पास, हम आगे जो भी टॉपिक लेंगे और आगे कोशिश करेंगे हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो शासन प्रणाली पे बात करेंगे कि भारत में शासन प्रणाली का कौन सा सिस्टम है, ठीक है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली या आपके पास संसदीय शासन प्रणाली, दोनों में हम डिफरेंस देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, नहीं, राजतंत्र और लोकतंत्र में भी हम डिफरेंस देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपके पास कि आप अपनी स्टडी को जारी रखिए।